नमस्ते सभी को। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ लेपिक में। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आपके पिछले साल का यानी कि 2023-24 वाले सेमेस्टर का डेटा स्ट्रक्चर का पेपर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। अब इस पूरी वीडियो में हम हर एक सेक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे, चाहे वो सेक्शन ए हो, चाहे वो सेक्शन बी हो या वो सेक्शन सी हो, तीनों ही सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? हर एक सेक्शन को तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, क्या-क्या लिखना है, सोचना कैसे है, हर एक चीज़ कवर की जाएगी। इन शॉर्ट ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आपको पेपर कैसे लिखना है वो भी साथ में आ जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएँगे, कई सारे लॉजिक्स कोड आपको समझ में आ जाएँगे और आपका एक तगड़ा वाला रिवीजन इस पेपर को सॉल्व करके ही हो जाने वाला है। ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। उससे पहले एक छोटा-सा नोटिस कि आप सभी के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए 3 सैंपल पेपर्स रेडी किए गए हैं। हमेशा लोगों के अंदर रहता है कि हमें लेटेस्ट क्या है पता नहीं, तो इस बार थर्ड ईयर के अगर आप एग्जामिनेशन देखें तो काफ़ी अजीब तरह के पेपर आए थे। तो हमने 3 सैंपल पेपर आपके लिए लॉन्च किए हैं। उन 3 सैंपल पेपर जो है उनमें हर तरह के लेवल के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। बढ़िया-बढ़िया, ईज़ी, हार्ड, मीडियम, अजीब या जैसे भी क्वेश्चन आपके आते रहे हैं या इस बार आने की संभावना है, वो सभी वहाँ पर कवर किए गए हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, पिन्ड कमेंट चेक करना है, वहाँ पर लिंक जो है उस पे जाकर आपको डिटेल्स फिल अप करनी है। और अगर आपको ये जो वीडियो है डेटा स्ट्रक्चर वाली और इसके पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो भी आप यही काम करेंगे कि आप जाएँगे और आप लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर की जो पीडीएफ है उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी। तो वहाँ पर स्पेसिफाई कर देना, जहाँ पर लिखा है एनी क्वेरी, तो वहाँ पर स्पेसिफाई ज़रूर कर देना कि आपको वो तीनों सैंपल पेपर चाहिए या फिर आपको ये डेटा स्ट्रक्चर के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए जो आज हम करने वाले हैं। वहाँ पर स्पेसिफाई करना मत भूलिएगा। हर डिटेल ढंग से डालिएगा, तभी आपके पास जो आपके रिसोर्सेज हैं वो सेंड किए जाएंगे। अगर आपकी डाले गए क्रेडेंशियल्स प्रॉपर नहीं होंगे तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं आएंगे। ठीक है? अब स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को और काफ़ी सारा कंटेंट ऐसे ही आता रहेगा। अभी हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, अभी और अच्छी-अच्छी अमेजिंग वीडियो आएँगी, तो आपको लैब पर बने रहना है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस आइसोम्प्टोटिक नोटेशन। अब देखो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं घुसना है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आइसोम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है और उनके मतलब कौन-कौन सी कॉमन है, वो आपको पता होना चाहिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है? तो आइसोम्प्टोटिक नोटेशन मैथमेटिकल टूल्स हैं और क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, रनिंग टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इतना पता होना चाहिए, काफ़ी है। कुछ आइसोम्प्टोटिक नोटेशन हो सकती हैं, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन। मतलब बेसिक बेसिक देखा जाए तो आपकी बिग ओ, ओमेगा और थीटा 3 तरह की नोटेशन होती है, जहाँ पर बिग ओ जो है वो अपर बाउंड के लिए होता है, ओमेगा जो है लोअर बाउंड को रेफर कर रहा होता है, थीटा इन बिटवीन जो अपर बाउंड है लोअर बाउंड है उसके इन बिटवीन लाई कर रहा होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और आप हमेशा इस क्वेश्चन को पढ़ के जा ही रहे होते हो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा कि पैरेंथेसिस क्यों हमें चाहिए होता है ऑर्डर स्पेसिफाई करने के लिए इन फिक्स। क्या बोला है? इन फिक्स, बट पोस्ट फिक्स में नहीं चाहिए होते हैं। इन फिक्स नोटेशन क्या होती है? जहां पर आपके पास जब दो ऑपरेंड होते हैं तो दो ऑपरेंड जैसे मान लो ए है और बी है तो इनके बीच में आपका ऑपरेटर आता है, इस तरह की एक्सप्रेशन होती है इन फिक्स। तो इसमें पैरेंथेसिस का रोल आप बताओ क्यों है जबकि पोस्ट फिक्स में नहीं है। और पोस्ट फिक्स ऐसी होती हैं कि जैसे ए भी साथ में लिखा है और आपका ऑपरेटर बाद में। ठीक है? अब यहाँ पे देखो इनफिक्स नोटेशन में एग्जांपल ले रखा है, देखो यहाँ पर दो ऑपरेंड्स के बीच में ही ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? अब आपके पास जैसे एग्जांपल दे रखा है 3 + 4 × 5। अब मुझे ये बताओ पहले किसको करोगे? ठीक है? तो अगर हम पहले प्लस को करें तो आंसर क्या आएगा? 3 + 4 7 5 35। सही बात है। बट अगर हम पहले इस वाले को करें कैलकुलेट तो 4 5 20 और +3 23, तो यहाँ पर आंसर आपका 23 आएगा। दोनों जगह आंसर अलग अलग आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा पैरेंथेसिस का रोल क्या है, कि यहाँ पर आपके पैरेंथेसिस ही बताते हैं कि पहले कौन सा पार्ट है जो सॉल्व करना है, और पैरेंथेसिस का पोर्शन चेंज करते ही आपके जो आंसर हैं वो भी डिफरेंट आने लग गए। बट अगर आप पोस्ट फिक्स की बात करो तो पोस्ट फिक्स में क्या है, आपके ऑपरेटर बाद में आ रहे हैं, पैरेंथेसिस आप एस इधर लगाओ किधर भी लगाओ आंसर जो है वो आपका सेम आने वाला है। ठीक है? तो आपको पहले से पता होता है कि जैसे 45 प्लस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई जो होगा 4 और 5 के बीच होगा, यानी कि 20 आएगा, और फिर 20 + 3 23। तो पोस्ट फिक्स का आंसर फिक्स ही है, पर आपका इनफिक्स चेंज हो जाएगा पैरेंथेसिस हटाने और चेंज करने की वजह से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पाइवोट एलिमेंट कैसे जो है क्विक सॉर्ट की रनिंग टाइम को अफेक्ट करता है। पाइवोट एलिमेंट सबसे पहले होता क्या है, हम लोग जब भी क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम को अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो भी एरे होता है उसमें हम आई चुनते हैं, जे चुनते हैं, आई स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को रेफर कर रहा होता है, जे लास्ट वाले को, और एक चुनते हैं हम पाइवोट एलिमेंट जो कि किसी भी रैंडम एलिमेंट को एरो कर रहा होगा, टारगेट कर रहा होगा। ठीक है? तो अब जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है इसमें पूछ रहे हैं ये कैसे अफेक्ट करता है। तो लेफ्ट जब भी हम पाइवोट एलिमेंट चुनते हैं तो हमारे पास लेफ्ट पार्ट बन जाता है, राइट पार्ट बन जाता है। फाइन। अब लेफ्ट पार्ट में वो एलिमेंट आते हैं जो पाइवोट से कम हो और राइट पार्ट में जो पाइवोट से ज़्यादा हो। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो बस आपको इसमें यही मेंशन करना था कि जो भी पाइवोट एलिमेंट होता है, अगर आपने जैसे कोई भी आपका एरे होगा ऐसे करके
कोई भी आपका एरे है, 1 सेकंड सॉरी, ये जैसे आपका एरे है, ठीक है, सॉरी इधर देखिएगा, तो अगर आपने इसको पाइवोट चुन लिया, ठीक है, इसको आपने पाइवोट चुन लिया, तो ये वाला इससे कम ही होगा और इधर के सारे जो भी होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे। तो मतलब लेफ्ट पार्ट पाइवोट से सारे एलिमेंट कम होंगे और राइट में पाइवोट से सारे ज़्यादा होंगे। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी कि अगर पाइवोट इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड मतलब कि आपके पास जैसे पाइवोट है, इसके पीछे 3 ही है और आगे भी 3 है, मतलब 3 लेस हैं और 3 मोर हैं, मतलब पाइवोट बीच में है। इन दैट केस बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग एन। वर्स्ट केस तब होगी जब पाइवोट जो है वो स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया, यानी कि पाइवोट या तो फ्रंट पे आ रहा है या फिर लास्ट में आ रहा है। इन दैट केस आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, क्योंकि आपको फिर केसेस मैच, क्योंकि अगर सबसे आगे आ रहा है तो इसके इधर लेफ्ट में कोई है ही नहीं, सारे राइट वाले हैं, राइट में आ रहा है तो इसके पास राइट में कोई नहीं है, लेफ्ट में ही सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, समझ में आया? तो वो वर्स्ट केस की सिनेरियो है। अगर इक्वली डिवाइड करें बेस्ट केस, और एवरेज क्या है कि आप अगर कोई रैंडम पाइवोट चुनते हो, जैसे यहाँ पर मैंने रैंडम हमने चुना है, तो यहाँ पर इधर लेफ्ट में एक ही है बट राइट में काफी सारे हैं, तो ये रैंडम चूज एवरेज केस का है। अब बात करते हैं, दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हैशिंग पूछा है, तो स्टैटिक होती है और डायनेमिक होती है। स्टैटिक सिंपल सा जैसा नाम है वैसा काम है। स्टैटिक मतलब जो साइज है हैश टेबल का वो फिक्स्ड रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, कि जैसे आपने एक हैश फंक्शन डिफाइन कर दिया h ऑफ की इक्वल्स टू की mod 10, तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो जाती रहेंगी टेबल में और टेबल आपका जो है वो एज इट इज रहेगा। बट अगर डायनेमिक हैशिंग की बात करें तो साइज ऑफ हैश टेबल या तो ग्रो होगा या सिंक होगा, जैसे जैसे आप एलिमेंट को डालोगे, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, उतना 2 नंबर में पूछ लिया था, 2 तरह की हो जाती है, इतना बता दोगे काफी है। बाकी आपके पास पीडीएफ होगी, इसमें आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनरी ट्री। तो आप हफमैन, अगर आपने हफमैन एल्गोरिथम को फॉलो करा है तो आपने पूछा है इसमें बाइनरी ट्री की क्या क्या है सिग्निफिकेंस। तो देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, समझ कुछ भी समझना हो एग्जांपल समझो। आपके पास ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर सबसे पहले सबकी फ्रीक्वेंसी देख लो, तो ए की कितनी है, ए की 3 है, 3 बार आया 1 2 3, बी कितनी बार आया 2 और सी 1 बार, तो बी 2 बार सी 1 बार। तो आप इनको कैसे लिखेंगे हम, मतलब इनको क्या करेंगे, अब हम कंपाइल करना चालू करेंगे, पता है ना, सबसे छोटे 2 चुनते हैं, सबसे छोटे कौन से, बी और सी, तो पहले बी और सी को कंबाइन कर लेंगे प्लस सी और 1 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास बी सी 3, मतलब बी का 2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो बी कोलन 2 प्लस सी कोलन 1, तो बी सी, ये दोनों कंबाइन हो गए और 2 प्लस 1 3 हो गया। अब बी सी को किसके साथ कर देंगे क्लब, ए के साथ, तो बी सी कोलन ए 3 है, बी सी 3 है, तो मिलकर क्या बना देंगे 6, तो आपके पास ए बी सी जो है वो 6 दे देगा। तो फाइनल ट्री कैसा, देखिए आप रूट में क्या आएगा, ए बी सी कोलन 6, अब उसके लेफ्ट में क्या जाएगा ए, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा बी, है ना। इसी तरह से फिर बी सी को बी और यहाँ पर आ जाएगा सी, डिवाइड कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप एक चीज जानते हो कि जो लेफ्ट पार्ट होता है वहां पर 0 आता है और राइट में 1, इसी तरह से यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जो ए है उसके लिए क्या आ रही है वैल्यू 0 कोड में, बी के लिए क्या आ रही है, बी के लिए अगर देखो तो 1 और 0, और सी के लिए क्या आ रही है 1, यहाँ से गए राइट में 1 और फिर राइट में गए 1, तो 1 1, फाइन। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इसका कोड आ गया 0 1 0 1 1। अब देखो, अगर हम ओरिजिनल साइज की बात करें तो एफआई में 8 बिट होती है पर कैरेक्टर, तो मेरे पास टोटल कितने कैरेक्टर है 6, और हर एक के लिए 8 बिट, तो टोटल कितनी होगी 48, बढ़िया है। और अगर हम कंप्रेस्ड साइज की बात करें, यानी हाफमैन एनकोडिंग के साथ अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपके पास ए कितनी बार आया था 3 बार, और इसकी 1 बिट ले रहा है, 2 कितनी बार आया था 2 बार, और कितनी बिट ले रहा है 2 बिट, 2 बिट ले रहा है ना 1 और 0। इसी तरह से सी कितनी बार आया था 1 बार और कितनी बिट ले रहा है 2 बिट ले रहा है 1 1, तो 2। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेट करोगे तो 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, तो आप देख रहे हो 48 बिट जो थे आपके वो 9 बिट में कन्वर्ट हो गए, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, डेटा कंप्रेस हो गया, यही सिग्निफिकेंस है आपकी बाइनरी ट्री की। अब आते हैं, एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस इन ए रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री डी एंड एन वर्टाइसेस। तो आपके पास डिग्री क्या होती है कि कितने, जैसे एक नोड है और ये एक नोड है, तो इस वाले नोड की डिग्री कितनी हो जाएगी 1, इसकी भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक से अटैच्ड है, तो ये डिग्री होती है। और वर्टाइसेस तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, इन्हीं को वर्टेक्स कहते हैं, ये जो है गोले नोड जिन्हें कहते हो। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके पास डिग्री डी है और एन वर्टाइसेस है, तो आपके पास एजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ के आते हो, एज निकालने का फॉर्मूला होता है बी मल्टीप्लाई डी बाई 2, मतलब वर्टेक्स जितने हैं, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2, उनकी डिग्री कितनी है वो मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे डिग्री और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, तो आपके एज मिल जाएगा। तो देखो डिग्री कितनी है, 1 है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई सॉरी 2 मल्टीप्लाई डिग्री 1 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा ना। और आप देख सकते हो एक ही एज है ना, तो इस तरह से आप एज निकालते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एल्गोरिथम लिखना है टू ऑब्टेन कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ, तो यहाँ पर आपको कुल मिला के आपसे डीएफएस पूछ लिया है, ठीक है। आते हैं सेक्शन बी पे, अब थके नहीं होंगे, अभी तो बहुत ही हमने सिंपल सिंपल सी चीजें करी हैं, और आई होप आपको जितने क्वेश्चन करे वो समझ में आ गए होंगे, नहीं है आपके पास कमेंट है, अब बिंदास वहाँ पे डाउट पूछो, ठीक है। अब सेक्शन बी करते हैं, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी करते हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले सकते हो और फिर सेक्शन सी पर पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन बी में बोला है स्यूडो कोड लिखने के लिए, जो कि 2 लिंक्ड लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करेगा, कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ देगा और कुछ नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन क्वेश्चनों पे आप मेन लॉजिक समझो, अगर मेन लॉजिक समझ गए तो ये कोड जो है ये कुछ भी नहीं है ना। अगर आपको मेन लॉजिक समझ में आ गया तो आप कोड अपने आप लिख लोगे। अब मेन लॉजिक क्या है, जब हम बनाते हैं, जब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हो 2 सिंगली लिंक्ड लिस्ट को, है ना, आपके पास मेन लॉजिक आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास एक लिस्ट है, लेट से आपकी इफ लिस्ट 1 जो है वो एम्प्टी है, नल है, तो आपको क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करने के बाद आपके पास क्या आएगी, लिस्ट 2 ही तो आएगी,
अगर आपके पास लिस्ट 1 में कोई है ही नहीं तो लिस्ट 2 ही आपकी आ जाएगी। लिस्ट 2 अब ये इस तरह है, मान लो समझो आपके पास 0 है तो 0 + 2 2 ही तो आएगा। मतलब अगर लिस्ट 1 0 हो गई, लिस्ट 2 है, उसमें कुछ ना कुछ है तो लिस्ट 2 की वैल्यू आएगी ना, ये तो 0 है। इसी तरह से अगर आपके पास लिस्ट 2 एम्प्टी है और तो आप रिटर्न कर दोगे क्या, लिस्ट 1 को। तो ये पहला है एज केसेस। ये आपके क्या आते हैं, एज केसेस कि अगर लिस्ट 1 ही एम्प्टी है तो रिटर्न कर देना लिस्ट 2 को, अगर लिस्ट 2 एम्प्टी है तो आप रिटर्न कर दोगे लिस्ट 1 को, और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट फाइंड द लास्ट नोड ऑफ लिस्ट 1। अब आप क्या करोगे, लिस्ट 1 को ट्रैवर्स करना चलोगे, ट्रैवर्स करोगे लिस्ट 1 को और इसका जो लास्ट नोड होगा उस तक पहुंचोगे, ठीक है। जहां पर और आपको क्या करना है, जो लास्ट नोड होगा आपका, इसको फर्स्ट नोड ऑफ द सेकंड लिस्ट, मतलब पहली लिस्ट के लास्ट नोड को दूसरी लिस्ट के फर्स्ट नोड से अटैच कर दोगे तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंस उसके बाद आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे हेड ऑफ द अपडेटेड लिस्ट, क्योंकि सिंस लिस्ट 1 ही क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको इसी को रिटर्न कर देना एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको ढंग से समझ लो। वैसे इसमें समझने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने लिंक्ड लिस्ट का थोड़ा भी आपको आइडिया है ना, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई होगी, आपको इसमें ज़्यादा समझने की टेंशन लेने की जरूरत थी ही नहीं, है ना। कि आपके पास जैसे ये एक लिंक्ड लिस्ट है, समझ लो, ठीक है, ये है आपके पास एक लिंक्ड लिस्ट और ये है आपके पास एक लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अभी हमने एक एक का लिया, एक एक नोड है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये इसमें ये वैल्यू 0 है तो इसी को रिटर्न करोगे, इस वाली लिस्ट को रिटर्न कर दोगे, और अगर ये वैल्यू 0 है तो आप इसको रिटर्न करोगे, और नहीं तो क्या करोगे कि इसके लास्ट नोड, मान लो यही एक नोड है, लास्ट नोड है, तो इसको इसके फर्स्ट से करेक्ट कर दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट पोल है, एल्गोरिथम लिखना है टू अ वैलिड अरिथमेटिक इनफिक्स ऑपरेशन इनटू एक इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स, मतलब इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए एल्गोरिथम लिखो और इस वाले को आप कन्वर्ट भी करके दिखा दो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करते हैं, एल्गोरिथम आपके सामने लिखा हुआ है, इसे रीड कर लेना, एक बार समझा लेते हैं। एक एम्प्टी स्टैक लेना, उसके बाद क्या करना है, रीड करते जाना एक्सप्रेशंस को, ऑपरेंड रीड करना जो भी है, ठीक है, उनको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते जाना, ऑपरेटर रीड करना। अगर स्टैक एम्प्टी है या फिर ये वाला टॉप पर है तो ऑपरेटर को पुश करना है, अगर स्टैक जो है उसके अंदर ऑपरेटर है तो आपको पॉप करते जाना है जब तक कि लोअर प्रेसिडेंस ना फाउंड हो जाए, ठीक है। आप पॉप करते रहते हो ना, जैसे जब भी हायर प्रेसिडेंस वाला होता है तो पहले पॉप करते हो, फिर एडजस्टमेंट करते हो, फिर यूज करते हो ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर लोअर है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हायर है तो आपको पॉप करते जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब एक और चीज, लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो आप पुश करते हो, जैसे ही राइट आता है आप क्या कर देते हो, फिर पॉप करना चालू करते हो। तो जैसे ये पैरेंथेसिस जो है इनका पेयर कंप्लीट होता है तो आप क्या करते हो, पॉप करना चालू करते हो। यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी लिखिए, जितने आपके यूज हो रहे हैं यहाँ पे। आप जानते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या होता है, प्रेसिडेंस 2 होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से प्लस और माइनस की भी लेफ्ट टू राइट होती है, उनका प्रेसिडेंस 1 होता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की टेबल ले ली गई है ताकि आपको हेल्प हो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे आपका फाइनल कन्वर्जन है, तो आपके पास जैसे a + b × c - d डिवाइड बाय f है। तो सबसे पहला सिंबल क्या है, a, तो आपको क्या करना है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, ये तो ऑपरेंड है, इसको पोस्टफिक्स में अपेंड कर दो, मतलब डाल दो। तो स्टैक अभी एम्प्टी है और ये चला गया सीधा सीधा आपका एक्सप्रेशन में। अब आते हैं प्लस, क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर है, स्टैक में पुश करो, पुश कर दिया, ठीक है, ये ए है। आगे बी क्या है, ऑपरेंड, बी क्या है, ऑपरेंड, क्या करोगे, अपेंड करोगे, तो ये तो प्लस एज इट इज है, इसको यहाँ पर ऐड करोगे ए बी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, क्या करोगे, ऑपरेटर है, पुश करोगे स्टैक में, और यहाँ पर इसकी क्या है, प्रेसिडेंस हायर है तो ये राइट में आएगा, तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई, ए बी एज इट इज रहेगा। फिर ऑपरेंड, सी क्या है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड कहाँ जाएगा, ऑपरेंड इधर जाएगा, एबीसी बन गया। आगे माइनस क्या है, ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर। अब आप देख, हाँ तो हम थे, अब हमें पुश, अब हमें क्या चाहिए, अब माइनस है हमारे पास, तो माइनस क्या है, माइनस है ऑपरेटर, क्या है, ऑपरेटर। अब माइनस ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई से लेस प्रेसिडेंस का, मतलब मल्टीप्लाई जो है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है ना, ऊपर देखा था मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस 2 थी, प्लस माइनस की 1 थी, तो मतलब अब क्या हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि जो अब जो हमारा ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस पहले वाले से कम है। इन दैट केस हमें क्या करना होता है, पॉप, तो हम करेंगे पॉप, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है और माइनस की कम है, तो जैसे ही कम वाला आता है तो फिर हमें पहले पॉप करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले स्टार को पॉप कर देंगे उधर। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे काफी गलत सा प्रिंट लिख रखा है, हमारे पास है ए, सॉरी एक सेकंड, ए बी और सी है ना, हमारे पास ए बी सी है। अब मल्टीप्लाई को पॉप कर दो, तो हमने मल्टीप्लाई को कर दिया, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई इधर, और प्लस को भी पॉप करो, प्लस को भी हमने पॉप कर दिया, ठीक है। तो हमने ए बी सी मल्टीप्लाई और प्लस को कर दिया पॉप, और माइनस को कर दिया पुश, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, जैसे ही प्रेसिडेंस जो है वो कम वाला आ रहा है और ज्यादा वाला पहले से, तो हमें पहले वाले को पॉप करना पड़ता है, तो हमने पॉप कर दिया, माइनस आ गया। अगला क्या है, डी, अगला क्या है, डी। अब इसको ना एक काम करना है, इसको सही कर लेना, ये थोड़ा सा लग रहा है हर जगह गलत गलत हो गया है, इसको सही कर लेना। अगला है डी, डी क्या है, ऑपरेंड, क्या है, ऑपरेंड। तो अब डी कहाँ है, ऑपरेंड है, तो सीधा यहाँ चल जाएगा, तो देखो यहाँ पर भी इस चीज को सही कर लेना, मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस बी है, तो डी हो गया। अगला है डिवाइड, डिवाइड से कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो माइनस है उसका जो वो है, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस, वो कमी है, और डिवाइड का क्या है, ज्यादा है ना। तो अगर ज्यादा वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कम वाला आ रहा है तो फिर दिक्कत होगी। तो इसको एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे फिर से ये मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या आएगा, प्लस बी रहेगा अंदर, ठीक है। फिर एंड में एफ, एफ क्या है, ऑपरेंड है, और ऑपरेंड है तो इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगेन क्या है, यहाँ पर प्लस है, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में सबको पॉप कर देना होता है, तो डी एफ के एंड में चल जाएगा डिवाइड का साइन और फिर माइनस का साइन, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई और साथ में प्लस भी है, ठीक है, हर जगह लगा लेना।
यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। फाइन, तो ये फाइनल क्या बनेगा, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी एफ देन डिवाइड का साइन देन माइनस, ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, सी पार्ट से यहाँ से लेके ये एंड तक का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, डन। आगे बढ़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना। ठीक है, क्योंकि शायद नोट्स में भी मिसप्रिंट हो गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि आपको आसानी हो। फाइन, आगे आ जाते हैं। अच्छा, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इसमें कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन है ये आप कर लोगे। आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोबिंग इन हैशिंग, मतलब लीनियर प्रोबिंग का हैशिंग में क्या डिसएडवांटेज है, और फिर यहाँ पे बोला है कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो देखो डिसएडवांटेज पता क्या है, आप अगर लीनियर प्रोबिंग जानते हो तो लीनियर प्रोबिंग में आप क्या करते हो कि आप जो भी आपका फंक्शन होता है उसमें खाली आई को ऐड कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो, आई को, आई की वैल्यू जहाँ पर 0 1 2 हो रही होती है। जबकि आप जब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करते हो तो वहां पर आप आई स्क्वायर को ऐड करते हो अपने हैश फंक्शन में, पता है ना। लीनियर प्रोबिंग में आप आई को ऐड करते हो, जबकि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में आप हैश आई स्क्वायर को ऐड करते हो। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे एच ऑफ के ऑफ आई, ठीक है, ये इस वाले पार्ट को हटाओ यहाँ से, एच ऑफ के ऑफ आई, तो ये होता है एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, ये वाला पार्ट हटाओ इसे यहाँ से, और इस वाले पार्ट को भी हटाओ यहाँ से। ठीक है, होता क्या ये एच ऑफ के ऑफ आई, ये होता है एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर और मॉड, एक सेकेंड ये इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो ये क्या होता है एच ऑफ के, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ये होता है एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर, एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर, और बाहर क्या होता है मॉड। ठीक है, मॉड, और जो भी आपका नंबर मॉड करना है वो, तो ये होता है इसका फॉर्मूला एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर मॉड एन। तो बात इतनी सी है कि जब आप लीनियर प्रोबिंग की बात करते हो वहाँ आई है, जबकि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में आई स्क्वायर है। तो जब हम कोलिजन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब हम कोलिजन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होती है क्लस्टरिंग बन जाती है। क्यों, क्योंकि पहले आप आई की वैल्यू क्या लोगे 0, फिर आप 1 लोगे, फिर आप 2 लोगे, ऐसे चलोगे ना 0 1 2, तो आप एक के बाद एक भरते जाओगे, है ना, एक के बाद आप एक जो वैल्यू है उसको टेबल में असाइन करते जाओगे। पर जब हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर 1 है ना, जैसे 0 है, फिर आपके पास 1 है, ठीक है, फिर आपके पास 2 नहीं है, आपके पास 4 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, आई का स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर आपके पास 3 नहीं है, आपके पास 9 है। तो आप देख रहे हो कितना दूर दूर पर आपके जो डेटा है वो फीड कराया जा रहा है। तो यही जो है मेजर जो है प्रॉब्लम है लीनियर प्रोबिंग में, कि वहाँ पे क्लस्टरिंग हो जाती है। क्या होती है क्लस्टरिंग, ये बस ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्लस्टरिंग हो जाती है। ये जो है मेजर इशू है जो कि आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्लस्टरिंग नहीं होती, वहाँ पे क्लस्टरिंग बन जाती है। और बाकी इतनी सब थियरी है, ये सब आप गो थ्रू करना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कई कई जगह पर थोड़े थोड़े फॉर्मूले बस लिखे हुए हैं उल्टे सीधे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गई मेजर प्रॉब्लम क्या है क्लस्टरिंग की। अब यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ये आपके पास कीज है और आपको इन्हें इंसर्ट करना है, तो आप कर लोगे। एच ऑफ के होता है के मॉड, जो भी आपका वैल्यू है, ठीक है, के मॉड 10, जैसे यहाँ पर दे रखा है, आपको दे रखा है के मॉड 10, के मॉड 10 मतलब पहले 15 लो, 15 मॉड 10 वैल्यू साइन करो, 25 मॉड 10, तो ऐसे जैसे यहाँ पे 15 करा तो 15 मॉड 10 क्या होगा 5 होगा, तो 5 इंडेक्स पे डाल दोगे इसको, बात सही है। अब 25 मॉड 10 भी क्या है 5, क्या हो गया कोलिजन, क्यों 5 पे तो ऑलरेडी 15 है। अब क्या करोगे लीनियर प्रोबिंग लगाओगे, क्योंकि लीनियर प्रोबिंग यूज कर रहे हैं, तो लीनियर प्रोबिंग में आई की वैल्यू 0 की जगह 1, तो आई की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 हो गई, तो एच ऑफ के प्लस आई मॉड 10 ये था वैल्यू, तो आपके पास 5 था, 5 प्लस 1 6, तो 6 मॉड 10 क्या आएगा 6, तो 6 इंडेक्स पे डाल दो, 25 गया 6 पे। अब 35 मॉड 10 ये भी 5 कोलिजन, तो अब क्या होगा 6 पे भी कोलिजन, 5 पे भी कोलिजन, 6 पे भी, क्योंकि 6 पे भी आ चुका है 25, तो अब एक प्लस और करो 7 पे इंसर्ट कर दो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी क्लस्टरिंग बनी जा रही है, एक के बाद एक आप वैल्यू साइन कर दे रहे हो। बट अगर यही केस क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में है तो वहाँ पर आप पहले 5वें पे कर रहे हो, तो अगला आपका जो वैल्यू है वो 6ठे पे, तो अगला जो है वो 9वें पे है, समझ रहे हो, मतलब काफी जो है दूर दूर वैल्यूज जो है आपकी साइन हो रही है। फिर अगला 4थे पे है, तो काफी दूर दूर जो है वैल्यूज आपकी साइन हो रही है, तो क्लस्टरिंग जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड हो रही है। तो आप एक काफी सारी जब थ्योरी है इनको पढ़ोगे तो आपको कुल मिला के आपका जो एक जिसे कहते हैं ना तात्पर्य यही निकलेगा कि यहाँ पर जो सारी कहानी है वो क्लस्टरिंग के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज आपको यहाँ पे दी गई है। कोई इशू हो तो आपके पास कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप अपने इशूज पूछ लेना, बाकी इसको एक बार चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ ये दिक्कतें हैं वहाँ वहाँ इनको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मेन आपको लिखना क्या है इसमें क्लस्टरिंग, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना है। एक एग्जांपल लीनियर प्रोबिंग का देना है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का देना, फिर बताना कैसे क्लस्टरिंग यहाँ पर हो रही है और वहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बोला है राइट सी फंक्शन फॉर नॉन रिकर्सिव पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या बोला है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का नॉन रिकर्सिव दे दो, तो उसमें पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं भाई, जैसे आपके पास रूट है, हमेशा रूट से क्या जाते हैं राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह से चलता है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, एक डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल है।
तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं। अब इसका अप्रोच समझ लो, अप्रोच समझ लोगे तो कुछ भी लिख लोगे। तो आपके पास 2 स्टैक होंगी, एक स्टैक 1 होगा जो कि ट्री को क्या करेगा, ट्रैवर्स, ठीक है? और एक स्टैक 2 होगा जो क्या करेगा, नोड्स को स्टोर करेगा। और फॉलो कौन सा सीक्वेंस होगा, रूट देन राइट देन लेफ्ट, आई रिपीट, रूट देन राइट देन लेफ्ट, देन इसको रिवर्स कर देंगे। तो आपके पास जो है आपको मिल जाएगा। अब आते हैं इसके स्टेप्स टू इंप्लीमेंट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रूट नोड को लोगे, सबसे पहले रूट, उसको स्टैक 1 में डाल दोगे, आपके जो ट्रैवर्स करने वाला है, फिर पॉप कर दोगे फ्रॉम स्टैक 1 और स्टैक 2 में पुश कर दोगे, क्योंकि आपको एट द एंड स्टोर कहाँ पे करना है, स्टैक 2 में। फिर लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन पॉप करोगे नोड इनटू स्टैक 1 और फिर उसको स्टैक 1 को, ये प्रोसेस तब तक चलाओगे जब तक स्टैक 1 एम्प्टी ना हो जाए, और एलिमेंट्स इन स्टैक 2 जो होंगे वो रिवर्स पोस्ट ऑर्डर में होंगे, तो उनको पॉप करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, ठीक है? तो आपके पास 2 स्टैक है, एक स्टैक जो है ट्रैवर्स करेगा, एक स्टैक में आप स्टोर करोगे, और फाइनली इसको जब आप रिवर्स करोगे तो आपके पास रिवर्स पोस्ट ऑर्डर आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको बोला है, ठीक है? ठीक है, मतलब आपको जो मिलेगा वो रिवर्स पोस्ट ऑर्डर में मिलेगा, तो आप उनको जब पॉप करोगे एक एक करके निकालोगे तो आपको आपका सीक्वेंस मिल जाएगा। यहाँ पर ये कोड दे रखा है आपको पूरा, ठीक है? इस कोड को आपको देखना है और वही चीज़ें जो आपको बताई गई हैं उन्हीं स्टेप्स को यहाँ कहीं ना कहीं इनको इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है? ये तो स्टार्टिंग पार्ट है और मेन लॉजिक ये रहा आपका मेन फंक्शन, जहाँ पर आपने बता रखा है लेफ्ट राइट, आपको सीक्वेंस वही फॉलो करना है, पहले रूट, फिर जैसे आप रूट के बाद कहाँ गए थे हम, राइट पे, फिर लेफ्ट पे, तो यहाँ पर उसको करना है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे है हमारे पास 5वां क्वेश्चन। तो देखो ये आपका जैसे ये दे रखा है, इधर देखो, अगर आपको वो समझ में ना आया हो अप्रोच तो एक एग्जांपल से समझ लो, अब तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जैसे आपके पास 1 रूट है, उसके बाद आपके पास इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5, 6, 7 है, तो स्टैक 1 स्टार्ट करेगा 1 से, स्टैक 1 किससे स्टार्ट करेगा, 1 से, क्योंकि रूट है। फिर क्या करेंगे, नोड्स पुश किए जाएंगे स्टैक 2 में रिवर्स पोस्ट ऑर्डर, मतलब 1 के राइट में क्या है, 3, 3 के राइट में क्या है, मतलब 3 जो है 1 के राइट में 3 है, 3 के राइट में क्या है, 7, आपने 7 पुश कर दिया, अब कौन आएगा, 6, क्योंकि लेफ्ट वाला है। फिर 6 के बाद कौन आएगा, 2, कौन आएगा 2, फिर 2 के बाद कौन आएगा राइट में 5, फिर लेफ्ट में 4। तो इस ऑर्डर में आप क्या करोगे, नोट्स को पुश करोगे स्टैक 2 में रिवर्स पोस्ट ऑर्डर, और फिर जब इसको उल्टा करके लिख दोगे, इस तरफ करके लिख दोगे, तो आपको करेक्ट पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको नोड लेना है, नोड के राइट में जाओ, राइट में जाओ, जब ये कंप्लीट हो जाए तो इधर चले जाओ, फिर इसके राइट में जाओ और फिर लेफ्ट में जाओ। बात समझ में आ गई? अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको डिस्कस्ट्राज एल्गोरिथम अप्लाई करना है और आपके पास ये नोड है। क्या करते हैं डिस्कस्ट्राज एल्गोरिथम में, सबसे पहले डिस्टेंस इनिशियलाइज कर दोगे, सोर्स की किससे, 0 से, बाकी सब इन्फिनिटी। फिर प्रायोरिटी की यूज करते हो आप हमेशा, टू नो ऑलवेज प्रोसेस द नोड विद द स्मॉलेस्ट नोन प्लेस, एस से स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर अपडेट करते रहते हैं वैल्यूज को। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर दो टेबल को, एस पे 0, बाकी सब पे क्या लगा दोगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है? आगे आप क्या करोगे, एक करके नोड्स को प्रोसेस करोगे, मतलब एस से सबकी डिस्टेंस देखोगे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो एस से टी की क्या है, 10, फिर और किसकी एस से जा रहा है एरो, एस से वाई पर जा रहा है 5 है डिस्टेंस, और एस से कोई एरो जा रही है नहीं, और एस से कोई एरो जा रही है नहीं जा रही, तो आपके पास एस से टी 10 है, एस से वाई 5 है, और एस से एक्स पर भी जा रही है यहाँ पर, एक सेकेंड, एस से एक्स पर 9, एस से एक्स पर 9, ये अच्छा ये एक्स से वाई पे नहीं है, ये एस से एक्स पे है, सॉरी थोड़ा सा शायद डायग्राम गलत बना है, ये एस से एक्स पर है जो कि 9 जा रहा है, फाइन, कहाँ गया, ये रहा। तो आपके पास आप प्रोसेस करोगे नोट्स, ये रहा आपके पास, ये वैल्यूज आपने लिख दी। अब अपडेट कैसे करते हो, अपडेट करने का फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ जिस डिस्टेंस पर जा रहे हो उस पर क्या वैल्यू असाइंड है, आपके पहले वाली नोट की क्या वैल्यू है, एंड वेटेड सम, मतलब जो एज के ऊपर लिखा रहता है वो, ठीक है? तो अगर आपको जैसे डिस्टेंस अपडेट करनी है, अब जैसे यहाँ पर आपको टी की करनी है, तो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब किसकी, एक अगर आप एस से टी पे जा रहे हो, तो एस से टी पे जाने के लिए आपकी मिनिमम क्या है, इसको समझो एक सेकेंड, जब आप एस से टी पर जा रहे हो, एस से टी पर जा रहे हो, तो आपके पास मिनिमम निकालेंगे सबसे पहले टी, टी नोट की डिस्टेंस क्या मेंशन है, इन्फिनिटी, एस की क्या है 0, सोर्स है ना, प्लस इनका वेटेड सम कितना दे रखा है आपको 10, तो 0 प्लस 10 10, और 10 और इन्फिनिटी में छोटा कौन है 10, ऐसे आपकी वैल्यूज आई है 10 5 9, समझ में आ गया? तो इनको यहाँ पर आप टेबल में अपडेट कर दोगे 10 5 9, उसके बाद आपने प्रोसेस कर दिया, आपने इन तीनों को प्रोसेस कर दिया, अब अगले नोड को प्रोसेस कर दो। कैसे प्रोसेस करोगे, इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है 5, 5 किसका है वाई का, तो आप वाई नोड को प्रोसेस करोगे, किसको करोगे, वाई नोड को। तो अब देखो वाई से कौन कौन सी एरो निकल रही है, तो वाई से आपकी एक तो वाई से कहाँ है, सॉरी वाई से जेड की एरो निकल रही है, और वाई से टी के लिए एरो निकल रही है, ये एक्स वाली एरो जो है एस से थी, ठीक है? तो इसको आप आगे प्रोसेस करोगे, तो मतलब सेम स्टेप आप फॉलो करोगे। अब आपको जाना है, देखो स्टेप्स इधर सुनो, इधर सुनो, इधर हटा, उधर से ध्यान, इधर देखो मेरी बात सुनो, क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सोर्स नोड लेना है, उसको 0 वैल्यू असाइन करना है, बाकी सारे नोड को इन्फिनिटी वैल्यू असाइन करना है। फिर सोर्स नोड से कौन कौन सी एरो जा रही है लिख लो, उन सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम ऑफ जो आप नेक्स्ट नोड जा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी जैसे उसकी थी, तो फिर पहले वाली की क्या वैल्यू, जैसे सोर्स से जा रहे हो तो सोर्स की क्या 0, प्लस उनके बीच में जो एरो के ऊपर डिजिट लिखी रहती है ना वेट सम, वो तो वो 10 है तो 10, फिर दोनों में से कंपैरिजन को जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो उतनी वैल्यू आप यहाँ पर टेबल में अपडेट कर दो। फिर जब अपडेट कर दोगे सारी वैल्यू एस से जितनी रोज निकल होंगी, तो सबसे छोटी कौन सी है वाई, जैसे यहाँ पर, तो अब आप वाई को प्रोसेस करो, अब वाई को प्रोसेस करो, फिर देखो सबसे छोटा कौन है, जो भी सबसे छोटा है उसको आपको प्रोसेस करते जाना है, समझ में आ गया? तो ये 3 प्रोसेस स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपके पास फाइनल ऐसे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, फाइन। तो आपको ये क्या करना है, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है? और आपका काम बन जाएगा, ठीक है?
होप सो क्लियर हो गया होगा ये आपके पास। आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमारे पास सक्सेसफुली हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके पास है, खुल के पूछो, बिंदास पूछो। और आई होप डाउट तो नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया, बस वो थोड़ी थोड़ी जगह ना मिसप्रिंट हो गया है। तो वो मिसप्रिंट को अवॉइड करना आपका काम क्या है, आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन वहां पर बन जाएंगे। अगर यहाँ पे अच्छे से सुनोगे क्वेश्चन वहां पे बनेंगे, आई प्रॉमिस। पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे हो रहा है। अगर वो समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिया गया, बस थोड़ी थोड़ी जगह मिसप्रिंट है उनको अवॉइड कर लेना, ठीक है। तो अब सेक्शन सी पे आने से पहले कई लोग आप थक गए होगे, अगर थक गए हो तो छोटा सा ब्रेक लेकर आ जाओ जल्दी से, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और अब स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन सी को, ठीक है। सो ये जितने भी मिसप्रिंटिंग की इश्यूज हैं, इनको आपका जो पीडीएफ आपको मेल किया जाएगा, उसमें ये सभी ठीक करके आपको मेल किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो ठीक हो जाएगी, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है। अब देखो, ये सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन जो है ना, इस पेपर का सबसे आसान और सबसे चींदी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं समझने लायक, बहुत ही चींदी क्वेश्चन है। और ये किससे आया था? एरे इंडेक्स फॉर्मूला से। और सबसे बेसिक फॉर्मूला इसमें लग रहे थे। तो आपको जो भी डेटा ये दिया था और आपको रो मेजर और कॉलम मेजर निकालना बोला था। तो सबसे आसान क्वेश्चन कहेंगे इसको इस पेपर का। देखो सब कुछ तो गिवन है आपको, जो भी है आपका 2050 का एरे, एलिमेंट साइज 4 बाइट, बेस एड्रेस और टारगेट एलिमेंट जिसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो आपको सिंपल सा क्या करना था, बस फॉर्मूला लगाना था और इसका आंसर आपको मिल जाता। तो ये रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें एड्रेस ऑफ आई जे निकालना होता है, बेस एड्रेस प्लस यहाँ पर आई की मल्टीप्लाई होती है टोटल कितने कॉलम्स हैं, प्लस जे बाहर साइज। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। बेस एड्रेस आपको 2000 गिवन है, आपको आई की वैल्यू कितनी 10 दी है, यहाँ पर लिखा है ना, आई की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस मल्टीप्लाई टोटल कॉलम कितने हैं आपके पास 50। कितने टोटल कॉलम, ये ना, ये कॉलम होते हैं आपके 50, प्लस जे कितना है आपको, जे भी 10 दिया है ये रहा, तो प्लस 10, और बाहर साइज कितना दिया आपको 4 बाइट, मल्टीप्लाई 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कैलकुलेट करी और आपका आंसर ही निकल के आ गया। इसी तरह से कॉलम मेजर ऑर्डर का बस फॉर्मूला लगाना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे आते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था आप कैसे क्रिएट करोगे लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है कुछ इस तरह का, तो उसके लिए आप लिंक लिस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जब भी आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो फॉर पॉलिनोमियल टाइप लिंक लिस्ट, तो उसके में आपके पास होता है कोएफिशिएंट, यानी जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक्सपोनेंट यानी जो आपकी पावर है, और पॉइंटर जो कि नेक्स्ट लिंक कर रहा होगा नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल को, ठीक है। नोड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, स्ट्रक्ट नोड क्या होगा, इंट कोएफिशिएंट, एक इंट कोएफिशिएंट के लिए, एक इंट एक्सपोनेंट के लिए, और नेक्स्ट के लिए पॉइंटर, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल तो आपको गिवन है ही ये वाला। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे होगे हम 3 टेबल बनाते हैं, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट और पॉइंटर। तो कोएफिशिएंट में पहले क्या है 5, ये जो हमारे पास वेरिएबल के आगे रहता है इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, होता है 5। तो एक्स के आगे 5 है, फिर इसके आगे 4 है, और यहाँ 2 यहाँ 7, तो उनको हमने लिख दिया। इनके एक्सपोनेंट क्या है, एक्स के ऊपर वैल्यू है 3, फिर एक्स के ऊपर वैल्यू है 2, फिर अगले एक्स के ऊपर 1 और एक्स की पावर 0 है क्योंकि कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर आपके पॉइंटर है। अब इसको लिंक लिस्ट में देखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऑब्वियसली एक डब्बे में आपका हमारा एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट होगा और एक डब्बे में एक्सपोनेंट होगा जो कि, और लास्ट वाला डब्बा अगले वाले को पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे इसका कोड है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो था इसमें लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आपको बोली गई थी। अब यहाँ पे देखो मेन स्टेप समझ लो, मेन स्टेप समझ गए तो कोड समझ में आ जाएगा। मेन स्टेप क्या है, सबसे पहले आप नोड स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। यहाँ पर भी आपने नोड स्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा, देखो इधर ये आपका नोड स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट कोएफिशिएंट, इंट एक्सपोनेंट, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये आपका नोड स्ट्रक्चर हो गया। फिर आप नई टर्म को इंसर्ट करोगे इन द पॉलिनोमियल। तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो आप पहली नोड क्रिएट करोगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है लिस्ट में एलिमेंट तो आप ट्रैवर्स करोगे टू द लास्ट नोड और फिर आप अपेंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा कोड है। यहाँ पर ये कोड जो है आपका क्रिएट नोड का है, कि जब आपकी लिस्ट खाली हो तो आपको क्रिएट कैसे करना है। तो आप ये वाली लाइन लिखते हो मैलॉक वाली, जो कि मेमोरी एलोकेट के लिए होती है। जब भी आपको नोड क्रिएट करना होता है आप ये लाइन लिखते हो। फिर आप क्या करते हो, जो नई नोड है उसके कोएफिशिएंट पे कोएफिशिएंट डालोगे एक, उसके एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट डालोगे, और नेक्स्ट पर क्या कर दोगे नल, क्योंकि वो अभी के लिए वो लास्ट हो गया ना, वो उसके नेक्स्ट कोई नहीं है तो उसके नेक्स्ट के लिए नल, तो अभी के लिए वो लास्ट हो गया। इसी तरह से आप इंसर्ट का कोड लिखा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है लिस्ट में एलिमेंट तो आप इंसर्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपको डिस्प्ले करके देगा आपका लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। और यहाँ पर ये लास्ट में आपका मेन फंक्शन में कुछ वैल्यूज पास की गई हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स थे, क्रिएट, इंसर्ट एंड डिस्प्ले। और कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट और पॉइंटर के लिए आपको तीनों चीजें मेंशन करनी है जब आप नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। एल्गोरिथम लिखना है आपको टू इवैल्यूएट। अच्छा, यहाँ पे आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने का एल्गोरिथम लिखना है। इससे पहले वाले जो सेक्शन बी में क्वेश्चन था वहाँ कन्वर्जन का क्वेश्चन था, यहाँ पर इवैल्यूएशन क्वेश्चन आता है। दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, पोस्ट प्रीफिक्स से, या तो इवैल्यूएट करने को बोल देगा या फिर कन्वर्ट करने को बोल देगा। यहाँ पे इवैल्यूएट करने को बोल दिया है। तो यहाँ पर भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस देख लेते हैं। सबको पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड की 2 होती है, प्लस माइनस की 1 होती है, और हाईएस्ट किसकी होती है आपके पैरेंथेसिस की, ठीक है। इसकी लेफ्ट टू राइट इसकी नन एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे देखो स्टेप्स वाइज सब कुछ मेंशन है। जैसे अगर आप पहला सिंबल रीड करोगे 3 जो कि एक नंबर है, तो इसको आप ऑपरेंड स्टैक में डाल दोगे क्योंकि ये ऑपरेंड है। और ऑपरेटर स्टैक क्या होगी, एम्प्टी। ऑपरेंड स्टैक में 3 आ गया, ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है, तो आपने क्या करा है, आपने 3 को पुश कर दिया। अगला है मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर स्टैक में आएगा, तो आपने स्टार को पुश कर दिया। अगला लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या है, ऑपरेटर स्टैक में जाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट 5 ऑपरेंड स्टैक में, नेक्स्ट माइनस ऑपरेटर स्टैक में, नेक्स्ट 3 ऑपरेंड स्टैक में,
अब जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आया, जैसे ही राइट पैरेंथेसिस की एंट्री होगी तो आपको सॉल्व करनी पड़ती है एक्सप्रेशन। जैसे ही राइट पैरेंथेसिस की जो है एंट्री होती है, आपको एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ये इसकी रूल है, ठीक है। जैसे ही आपका ये लेफ्ट के साथ साथ पेयरिंग हो जाएगी राइट की, आपको अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या थे, 5 और 3 लास्ट में, और अंदर क्या है माइनस, तो 5 माइनस 3 आपके पास बचेगा 2। तो आपके पास 3 2 बचे, आगे चले तो हमने सॉल्व कर दिया। तो जो 3 2 बचे, अगला क्या है, कहाँ गया अगला ऑपरेटर, हाँ ये हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 और 2 बचे हैं, और हमारे पास ऑपरेटर स्टैक में मल्टीप्लाई बचा है, तो 3 और 2 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फाइनल 6 आपका आंसर आ जाएगा, फाइन। तो इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, और हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है डबल एंडेड क्यू पर, इसको भी समझते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है अ डबल एंडेड क्यू। देखो ये कहानी, ये जो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये पूरी कहानी से आपको लगेगी। सीधा सा जब आपको पूछा है यहाँ पर डबल एंडेड क्यू के बारे में, तो आपको डबल एंडेड क्यू को एक्सप्लेन करना है, और उसका यहाँ पर कोड लिखना है, जो कि इसने बोला है सी फंक्शन लिखना है। तो आपको इतना ही तक ही मतलब रखना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो सीधे सीधे डेक को समझ लो, डबल एंडेड क्यू होता है। और डेक क्या होता है, डबल एंडेड क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसकी खासियत ये है कि इसमें आप इंसर्शन हो या डिलीशन हो, फ्रंट और रियर दोनों तरफ से कर सकते हो। मतलब आप फ्रंट में ही इंसर्शन भी कर सकते हो, बैक में इंसर्शन कर सकते हो, रियर में इंसर्शन कर सकते हो, रियर में डिलीशन कर सकते हो, कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब इसका इस्तेमाल हम स्टैक और क्यू दोनों तरह से कर सकते हैं, और इन जगह पर डेक का इस्तेमाल होता है। वो हो गई कुछ बेसिक सी डेफिनेशन वगैरह डेक की। अब यहाँ पर एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमने अभी देख लिया कि देयर इज दो तरह के पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट और एक रियर। फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को, और रियर किसको पॉइंट करेगा, लास्ट एलिमेंट को। अगर डेक के ऑपरेशंस बताएं तो जैसा कि आपको बताया था, फ्रंट में इंसर्ट कर सकते हो, रियर से इंसर्ट कर सकते हो। फ्रंट मतलब आगे से, रियर मतलब पीछे से। डिलीट कर सकते हो फ्रंट से, डिलीट कर सकते हो रियर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेन बात समझो, कोड कैसे लिखना है और कोड का मेन लॉजिक क्या है। सबसे पहले जब आप कोड लिख रहे होगे डेक का, तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे। क्या करोगे, स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे। तो आप एक एरे क्रिएट करोगे जो कि एलिमेंट को स्टोर करेगा। दो पॉइंटर लोगे, जैसा पता है, एक फ्रंट और एक रियर। फ्रंट क्या करेगा, हमेशा जो फ्रंट वाले एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा, उसको ट्रैक करेगा, और रियर ट्रैक करेगा आपके लास्ट वाले मतलब जो आपके पीछे वाला एलिमेंट है उसको। इनिशियली क्या करोगे आप, फ्रंट और रियर को -1 सेट करोगे। -1 मतलब होता है कि कुछ है ही नहीं, यानी जो हमारा डेक है वो एम्प्टी है, ठीक है। डेक क्या है हमारा, एम्प्टी है। एम्प्टी की कंडीशन चेक करने के लिए आप क्या लिख देते हो, -1। तो अगर -1 लिखा है मतलब आपका डेक क्या है, एम्प्टी है। इसके बाद आप क्या करते हो, आप चेक करते हो कंडीशन ऑफ इफ एम्प्टी। क्या एम्प्टी है डेक, अभी बताया कैसे चेक करोगे, फ्रंट -1 होना चाहिए, मतलब डेक एम्प्टी है। और रियर, और फुल कैसे चेक करोगे, फुल का मतलब है फ्रंट जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा हो, और रियर साइज -1 को। मतलब अगर साइज जैसे आपका मान लो n जो है वो आपका साइज रिप्रेजेंट करता है, और n की वैल्यू आपको दी है 5। तो 0 से लेके 0 पर आपका फ्रंट जो है वो पॉइंट कर रहा हो, जो भी एलिमेंट आपका 0th इंडेक्स पे उसे फ्रंट पॉइंट कर रहा हो, और n-1 मतलब 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रियर जो है पॉइंट करेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ फुल। इन दैट केस आपका जो डेक है वो फुल है। अब इंसर्शन लॉजिक को समझो, इंसर्शन एट फ्रंट। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में इंसर्ट करना चाहते हो, अगर फुल है तो आप इंसर्ट कर ही नहीं सकते। अगर फुल है डेक जो है n-1 उसमें प्रेजेंट एलिमेंट, तो आप कर ही नहीं सकते। बट अगर एम्प्टी है तो क्या करो, सबसे पहले फ्रंट और रियर को 0 कर दो। मतलब अगर डेक में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अभी जो एलिमेंट आप डालोगे वही फ्रंट होगा, वही रियर होगा। आप जो भी एलिमेंट डब्बे के अंदर डालोगे, अभी के लिए तो एक ही है, तो यही आगे का भी है और यही पीछे का भी है। मतलब फ्रंट रियर सेम है, और ये कौन से इंडेक्स पे आएगा, 0th इंडेक्स पे। वही इस लाइन का मतलब है। अब अगर फ्रंट 0 है, मतलब जो कि है, तो रैप अराउंड बाय सेटिंग फ्रंट साइज। अब अगर आपको एक और जो है डेक के अंदर एलिमेंट एंटर करना है तो कैसे करोगे, और आपका जो फ्रंट है वो 0 है, मतलब आपका फ्रंट जो है 0 पे है, और आपको एक और एलिमेंट को ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, फ्रंट अराउंड करोगे। मतलब ये है कि अभी हमने देखा था कि अगर फ्रंट जो है, जो भी फ्रंट जिस पर भी होता है, जो रियर होता है साइज -1। अभी साइज कितना है इसका, कितना है साइज का, 0। ओनली 0 पर है ना फ्रंट, तो साइज कितना है, 0। तो 0 -1 क्या हो जाएगा, -1। क्या -1 पॉसिबल है, नहीं। तो तुम क्या करोगे कि इसको n-1, मतलब इसको जो है, जो भी आपका नेक्स्ट एलिमेंट सेट करोगे उसको आप सबसे लास्ट में डाल दोगे, यानी कि यहाँ पर डाल दोगे। मतलब आप आगे, इसके आगे नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके ये तो 0 पे ऑलरेडी है ही ना। तो 0 के इधर जाओगे तो -1 होगा, -1 जैसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, रैप अराउंड। रैप अराउंड मतलब आप ट्रेस कर दोगे पीछे की तरफ, तो आप यहाँ पर डालोगे। अब यहाँ पर डालने का मतलब क्या है, ये हो गया फ्रंट, और ये हो गया आपका रियर। अब इसका मतलब क्या है, अब आप देखो, कहने को जब आप इसको अगर कनेक्ट करते हो तो ये आगे हो गया ना, और ये पीछे हो गया। दैट इज दी केस, ठीक है। तो वही यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। तो आपने, और अगर एस 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी है, तो आप फ्रंट को सिंपल माइनस कर दो। मतलब लेट से अगर आपका जो फ्रंट, आपका जो भी फ्रंट है वो 0 नहीं, वो 3 है लेट से, तो उसको माइनस कर दो, मतलब उसको 2 पे पहुंचा दो। समझे। तो यही सेम केस है। अब अगर आपको रियर पे करना है, यही सेम केस आप लगाओगे फॉर इंसर्ट एट रियर। इसी तरह से आपका डिलीशन लॉजिक होगा कि अगर आपको डिलीट करना है, तो देखो एम्प्टी है तो कोई कहानी नहीं है, रिटर्न कर दो कि कुछ डिलीट हो ही गई नहीं, कुछ एम्प्टी है। अगर प्रिंट कर दो एरिटी है जो भी है,
अब अगर फ्रंट और रियर बराबर है, मतलब आपके पास एक ही एलिमेंट है, तो वही लास्ट एलिमेंट है, तो क्या करोगे, फ्रंट को रियर माइनस वन रख दोगे। अगर फ्रंट की वैल्यू साइज माइनस वन है, मतलब फ्रंट सबसे लास्ट पर प्रेजेंट है, तो आप रैप अराउंड करोगे। क्या करोगे, रैप अराउंड। अगर लास्ट में है तो क्या कर दोगे आप, रैप अराउंड, जैसे कि अभी हमने सीखा था। और अदरवाइज आप क्या करोगे, फ्रंट को प्लस प्लस कर दोगे। मतलब जो इंसर्शन का लॉजिक है उसका ऑपोजिट चलता है आपका डिलीशन का लॉजिक, कि अगर फ्रंट और रियर बराबर है तो इट वॉज द लास्ट एलिमेंट, तो सेट फ्रंट रियर माइनस वन। देखो इसको समझो, जैसे आपके पास अगर फ्रंट और रियर बराबर है, मतलब एक ही एलिमेंट है ये वाला। अब मुझे एक बताओ, अगर तुम इसे डिलीट करोगे कुछ बचेगा नहीं, ये तो जीरो इंडेक्स पर है, तो अगर इसको डिलीट कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रंट और रियर माइनस वन, मतलब आपका खाली है डेक। इफ फ्रंट की वैल्यू साइज माइनस वन है, मतलब कि लेट से 5 है, तो 5 माइनस वन यानी कि चौथे पे आपका है, तो क्या करोगे, रैप अराउंड कर दोगे बाय सेटिंग फ्रंट इक्वल टू जीरो। मतलब फ्रंट को आप जीरो पे सेट कर दोगे और इसको डिलीट कर दोगे, बात तो ही करोगे। रैप अराउंड करोगे मतलब ऐसे, देखो जब हम कनेक्ट करेंगे इस पहले वाले जीरो इंडेक्स वाले को इससे, इसको डिलीट करके ये इधर आएगा ना, तो दिस इज द केस। इसी तरह से डिलीट फ्रॉम रियर कर दोगे और फाइनली इसको आप डिस्प्ले कर दोगे। अभी पूरी राम कहानी है, इसी चीज को यहाँ कोड में आपको जो है मेंशन करा गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर डिफाइन करा। सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया कि साइज जो है 5 है, मतलब अब जहाँ जहाँ साइज यूज करोगे वहाँ वहाँ 5 वैल्यू जो है अपने आप होल्ड हो जाएगी। जैसे यहाँ इंट एरे साइज, मतलब साइज की जगह पे 5 जाके अटैच हो जाएगा। फ्रंट रियर ले लिए, जो भी था आपका लेना था, आपने वैल्यूज असाइन कर दी कि इनिशियली क्या है, कि आपने इनिशियली लिया है फ्रंट और रियर क्या है, माइनस वन, मतलब कुछ नहीं है। फिर इस फुल कंडीशन चेक करोगे, इज एम्प्टी चेक करोगे, जो हमने लॉजिक में देखा, इंसर्ट फ्रंट का लॉजिक लिखोगे, इंसर्ट रियर का लॉजिक लिखोगे, फिर डिलीट फ्रंट का लॉजिक लिखोगे, फिर डिलीट रियर का लॉजिक लिखोगे, फिर फाइनली डिस्प्ले करा दोगे। तो वही स्टेप्स है, और उसके बाद इंट मेन में आप कोई भी रैंडम वैल्यूज लेके इसको जो है आउटपुट ला सकते हो। तो ये हमने पूरा लॉजिक देखा। अभी को एक छोटू सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हमने कंडीशंस देखी, अगर आपको एम्प्टी कंडीशन चेक करनी है, फंक्शन चेक एम्प्टी है, तो उसके लिए फ्रंट की वैल्यू है, रियर की वैल्यू माइनस वन है। फुल के केस में क्या होता है, फ्रंट जीरो है, रियर जो है साइज माइनस वन है। अगर इंसर्ट फ्रंट करना है तो कैसे करोगे, उसका फॉर्मूला ये है, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट माइनस वन प्लस साइज मॉड्यूलो साइज। ये फॉर्मूला वैसे ये है जिसको आप अभी रैप अराउंड कह रहे थे, वही है ये। ठीक है, रैप अराउंड करना मतलब जो अभी फ्रंट की प्रेजेंट वैल्यू है, लेट से फ्रंट की वैल्यू अगर जीरो है, तो जीरो माइनस वन हो गया, प्लस साइज है फोर, तो थ्री हो गया, तो थ्री मॉड्यूलो फोर क्या आ जाएगा। अगर आप थ्री को मॉड्यूलो करोगे फोर से तो क्या आ जाएगा, थ्री आएगा ना। दैट इज द फ्रंट इंसर्ट फ्रंट का केस। ये इंसर्ट रियर का फॉर्मूला है। उसके बाद डिलीट फ्रंट का ये है, और डिलीट रियर का ये है, जिसे हम अभी रैपिंग कह रहे थे। वो रैपिंग इसी फॉर्मूले के बेसिस पे जो है रिजल्ट निकाल के देता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो, कोई डाउट नहीं रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सी प्रोग्राम है फॉर सॉर्टिंग 100 इंटीजर्स नंबर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। अब यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ये जो आपको ये पूरा लिखा हुआ है ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है, तो इसे आप रीड कर सकते हो। हम एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझेंगे, क्योंकि आपको कितना भी थियरी पढ़ा लीजिए, जब तक आप एग्जाम्पल को नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्यूडो कोड है, सब इस पर सब पे आएंगे, पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो आपके पास एक एरे है, लेट से आपके पास ये वाली एरे है। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, एक सेकेंड। हम्म, आपके पास ये वाली एरे है। अब इस वाली एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो, 11 है। अब 11 है तो इसको आपको स्वैप कर देना है, किससे, 64 से करोगे। यहाँ पर 64 से स्वैप करा, तो ये आपका पहला पास हुआ। अब पहले पास के बाद अब आप स्मॉलेस्ट निकालोगे, 11 के बाद अगर कोई है तो है 12, तो 12 को स्वैप कर दोगे आप 25 से। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट निकालोगे जो कि है 22, उसको किससे स्वैप कर दोगे, 22 को 25 से। फिर नेक्स्ट करें 25 जो कि अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे, तो आपको सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाएगा। ये सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि आई इक्वल्स टू जीरो से एन माइनस वन तक जाएंगे और मिनिमम इंडेक्स आई को मान लेंगे। ठीक है, अब मिनिमम इंडेक्स की अंदर आई की वैल्यू को असाइन कर देंगे, जो भी आई की वैल्यू होगी वो। अब जे का लूप चलाएंगे आई प्लस वन से, इससे एक ज़्यादा से लेके एन माइनस वन तक। और यहाँ पर हमें कंडीशन बतानी कि अगर एरे ऑफ जे एरे ऑफ मिन ऑफ इंडेक्स से कम हो तो मिन ऑफ इंडेक्स के अंदर जे की वैल्यू असाइन कर देनी। मतलब कि जो भी आपका एरे ऑफ जे है, अगर वो एरे ऑफ मिन इंडेक्स से कम हो, मतलब उसकी वैल्यू कम है, लेसर है, तो मिन इंडेक्स के अंदर आप जे की वैल्यू असाइन कर दो, सिंपल सी बात है। और फिर एंड में आप स्वैप परफॉर्म कर दोगे। ठीक है, तो ये सीडो कोड है। अब यहाँ पर जो है आपका 100 इंटीजर्स आपको असाइन करने हैं। अब यहाँ पर इस कोड को समझेंगे। सबसे पहले आपका जो भी हैश इंक्लूड है आपका हेडर, उसके बाद आपने यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट, और इसके अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, इंट एरे लिया है और इंट एन नंबर। अब यहाँ पर आपने कुछ ले रखे हैं वेरिएबल्स आई जे मेन इंडेक्स टेम्परेचर। आई क्या करेगा, स्टार्टिंग है जे, नेक्स्ट लूप के लिए यूज करेंगे मेन इंडेक्स, मतलब जो भी आपका मिनिमम एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स का स्टोर करेगा ये, और टेम्परेरी वेरिएबल स्वैपिंग के लिए काम आएगा। अब सबसे पहले हमने देखा एक लूप चलाएंगे आई के लिए, जीरो से लेके, मेरे साथ बोलेंगे तभी दिमाग में रहेगा, आई की वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस वन तक चलेगा आई प्लस प्लस। क्या करना है इन दैट केस, आपको
मिनिमम इंडेक्स के अंदर आपको आई की वैल्यू असाइन करते जाना, मतलब एट फर्स्ट आई की वैल्यू 0 रहेगी तो मिनिमम इंडेक्स 0 रहेगा। फॉर दैट आप एक जे का लूप चलाओगे, जे का लूप हमेशा किससे आगे चलेगा, आई प्लस 1। अगर आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू 1। इन दैट केस जे शुड बी लेस देन एन, यहाँ से एक ऐड करा, यहाँ से वो एक हटा लिया, ऐसे आपके दिमाग में रहेगा। और जे प्लस प्लस, यहाँ पर कंडीशन चेक करोगी, एरे ऑफ जे, मतलब जो भी जेथ इंडेक्स पे एलिमेंट है एरे में, अगर वो लेस देन है मिनिमम इंडेक्स वाले से, मतलब जिसको मिनिमम इंडेक्स मान रहे हैं, अगर उससे भी कम कोई मिल जा रहा है तो मतलब मिनिमम इंडेक्स जो है वो मिनिमम नहीं है, तो उसके अंदर जो उससे भी कम है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। बात समझ में आई कि अगर कोई लेस मिनिमम इंडेक्स है भी तो हम, यानी वो मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू मिनिमम नहीं रही, तो जो रही उसकी वैल्यू उसके अंदर हम असाइन कर देते हैं। दिस इज द लॉजिक। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, स्वैपिंग। क्या कर रखी है यहाँ पे, स्वैपिंग। क्या करोगे, एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स को अपने टेम्प के अंदर असाइन करोगे, ठीक है, फिर एरे ऑफ आई की वैल्यू को एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स के अंदर, टेम्प की वैल्यू एरे ऑफ आई के अंदर असाइन कर दोगे। ये लॉजिक स्वैपिंग का है, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और फाइनली आप प्रिंट कर दोगे अपने एरे को, आई का लूप चलाओगे 0 से n तक, आप एरे ऑफ आई को प्रिंट करा लोगे। अब आपको 100 के लिए करना है तो आप मेन फंक्शन में आओ, यहाँ पर आप एरे का साइज ले लो 100। क्या ले लो, 100। और n की वैल्यू भी क्या ले लो, 100। क्यों n की वैल्यू 100 क्यों, क्योंकि हमें 100 एलिमेंट को 100 इंटीजर को करना है। तो प्रिंट एफ एंटर 100 इंटीजर, जो भी आप एंटर कराओगे, लूप चला दो 0 से लेके n तक चलेगा, मतलब जो भी आपका, और एरे ऑफ आई को आप प्रिंट कराते जाओगे। देन प्रिंट एफ, ओरिजिनल एरे क्या थी, प्रिंट एफ एरे ऑफ एन। यहाँ पर आपने क्या करा है, फंक्शन को कॉल कर दिया है। कौन सा फंक्शन आपका, जो आपका यहाँ पे प्रिंट एरे फंक्शन है, जो क्या करेगा, क्या की वैल्यू 0 से n तक के लिए एरे ऑफ आई प्रिंट करता जाएगा, जो भी आपके इंडेक्स आई पर एलिमेंट होंगे एरे में उनको प्रिंट करता जाएगा। फिर आप सिलेक्शन सॉर्ट वाले मेथड को कॉल कर रहे हो, सिलेक्शन सॉर्ट वाला मेथड का है, ये रहा। यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई होगा, ये वाला लॉजिक, सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक अप्लाई होगा, एंड फाइनली आप सॉर्टेड एरे प्रिंट करा लोगे। देन प्रिंट एरे एक और बार कॉल कर दोगे। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल एरे थी और यहाँ पर आपकी सॉर्टेड एरे, ये प्रिंट एरे, यहाँ पर जो प्रिंट एरे को क्या करेगा, ओरिजिनल एरे को प्रिंट करेगा, और यहाँ पे जो प्रिंट एरे को क्या करेगा, आपकी सॉर्टेड, यहाँ पर आपका प्रिंट एरे सॉर्टेड एरे को प्रिंट करेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ में आ गया ना बात। तो इस तरह से आप कोड को लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है, यहाँ पर आपके फॉर्मूला जो भी आपकी यूज हो सकते हैं वो लिखे हैं। यहाँ पर शॉर्ट सा सूडो कोड है, यहाँ पर एक एग्जांपल तक दे रखा है आपको सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, और यहाँ पे पूरा कोड हमने अच्छे से समझ लिया है, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। नेक्स्ट आपको बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करना है। देखो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च का क्वेश्चन भी आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते जा रहे हो, आई डोंट थिंक सो इसको बताने की भी जरूरत है। बट इसमें आपका जो मेन लॉजिक होता है मिड फाइंड करने का, जो कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 करके आता है, ठीक है। बस ये वाली लॉजिक आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है, आपको मिड निकालना होता है। मिड कैसे आता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 2 से। मूव लेफ्ट के लिए मिड प्लस 1 और मूव राइट के लिए मिड माइनस 1। स्टॉप कंडीशन क्या होती है, जब भी लेफ्ट आपका जो है बड़ा हो जाए राइट का, मतलब वो स्टॉप कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब मेंशन है। तो यहाँ पर आपका फाइनल जो है आपका कोड है बाइनरी सर्च का, ठीक है। तो यहाँ पर कोड है, यहाँ पर आपने बाइनरी सर्च मेथड ले रखा है, जो भी आर्गुमेंट्स रिक्वायर होंगे वो। वाइल लूप के अंदर आपने कंडीशन लगा रखी है, लेफ्ट जब तक राइट से कम रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। उसके लिए आप मिड फाइंड करोगे, फिर मिड वाली कंडीशन चेक करोगे और सॉल्व करोगे। देखो बाइनरी सर्च वाला जो क्वेश्चन है ये आप मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो जो है फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप जब एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे होगे तो आप ही कहोगे इतनी बड़ी बड़ी वीडियो क्यों बना रखी है। तो जो चीज़ें आपको पहले से आती हैं आपको बस एक ब्रशअप करना है, तो ये सब तो पीडीएफ में आपको मिल ही जाने वाला है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। ब्रशअप कर लोगे आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना रह गई थी, जिसकी वजह से पूरा बनाने के बाद पता चला कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व तो कर दिया था, अभी वीडियो भी बन गई थी, बट वो बनी ही नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ रह गई। तो कोई नहीं, ऑलरेडी सॉल्व है और जल्दी समझ लेंगे। आपको यहाँ पर T फॉर एक्सटर्नल लोड होता है, I फॉर इंटरनल लोड होता है, N यानी कि आपके इंटरनली कितने नोड्स हैं, ठीक है। अब आपके पास आपको शो करना है इक्वल्स टू I प्लस 2N, आपको ये शो करना है। अब इसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, इधर आ जाओ, आप ये ट्री को देखो, ये जो आपका ट्री बन रखा है, एक सेकेंड इसके आसपास वाली चीज़ों को इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको हर एक चीज़, ठीक है। तो ये आपका ये है इंटरनल लोड्स, क्योंकि अंदर आ रहे हैं, एक सेकेंड, ये हो गए आपके ABC इंटरनल लोड, क्योंकि अंदर आ रहे हैं, और आपके ये सारे हो गए आपके एक्सटर्नल लोड बाहर आ रहे हैं। इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 0 प्लस 1 कितनी हो गई, 2 हो गई ना। तो मतलब इंटरनल लोड की वैल्यू क्या है, 2, क्या है 2। अब एक्सटर्नल लोड का है ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि कितने हो गए 8, और एन की वैल्यू कितने हैं, एन इंटरनली कितने लोड प्रेजेंट है, 3 है, तो यानी कि 3। अब इस फॉर्मूले में लगाओ इक्वल्स टू आई प्लस 2n, एक सेकंड 2n, तो ई की वैल्यू कितनी है 8, इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 से 6 प्लस 2 8, तो 8 और 8 वेरीफाई हो गए, मतलब आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको करना था। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब हफमैन ट्री में क्या करते हैं, हफमैन ट्री में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सबसे पहले कैरेक्टर लिखते हो, उनको फ्रीक्वेंसी के साथ लिख दिया, फिर क्या करते हो, नोट्स को सॉर्ट करते हो। मतलब जैसे आप लिखते हो
A:0.07, B:0.09, मतलब सबको एक साथ सॉर्ट करके लिख देते हो लाइन से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, जो सबसे छोटे होते हैं उन दोनों नोट्स को कंबाइन करते हो। जैसे 0.07 इन सब में अगर देखो सबसे छोटे कौन से हैं, ये आगे वाले दोनों क्या हैं, सबसे छोटे हैं, तो इनको आप मर्ज कर दोगे, तो आप ए और बी को मर्ज कर दोगे तो 0.16 बन जाएगा, तो मतलब ए बी कोलन 0.16 बन जाएगा। इसी प्रोसेस को आप अगेंस्ट बढ़ाते रहते हो जब तक कि आपके पास एक फाइनल जो है एक ट्री सा ना बन जाए। तो आप इस रूट को लोगे जो भी आपका बन के आता है फाइनल, और फिर स्प्लिटिंग करते हो, जो इधर वैल्यूज आती है उनको जीरो साइन करते हो, जो इधर आती है उनको वन साइन करते हो। तो अब आप कैसे कोड कैसे लिखते हो, जैसे आपको ए लिखना है तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक ए तक पहुंचने के लिए आप पहले इधर आए होगे रूट से यानी वन, फिर आप इधर गए वन, फिर आप इधर आए जीरो, फिर आप इधर गए वन, तो मतलब आपका पास मतलब सॉरी आप गए इधर, ठीक है, वन, फिर आप इधर गए वन, फिर आप इधर गए जीरो, फिर आप इधर गए जीरो, मतलब वन वन जीरो जीरो। इसी तरह से बी के लिए आप इधर से आओ, इधर आए वन वन, इधर गए वन, फिर इधर गए जीरो, और फिर इधर गए राइट साइड में वन। तो इस तरह से आप हफमैन कोड असाइन करते हो। एवरेज लेंथ कैसे कैलकुलेट हुई है, जो भी आपका पी आई है, तो जो भी आपकी वैल्यू जैसे 0.07 है, उस मल्टीप्लाई 0.07 किसकी थी, ए की थी, और उसके लिए कितनी लेंथ है 4, तो 0.07 की मल्टीप्लाई आपने 4 से कर दी। इसी तरह से इनको करोगे और ऐड करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीम्स का है। अब प्रीम्स एल्गोरिथम का एक ग्राफ दे रखा है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करके ट्राई करना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। बाकी प्रीम्स सबसे ईजी है, ये प्रीम्स का एल्गोरिथम है, आप एक नोट चूज कर लेते हो फिर आगे बढ़ते जाते हो। तो प्रीम्स काफी इजी सा क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे ये जो आपको सोल्यूशन दे रखा है, ये इस वाले क्वेश्चन का नहीं दे रखा, बता दें यहाँ पर आपको प्रीम सोल्यूशन कैसे, प्रीम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, खुद से सॉल्व करोगे, दिस इज योर टू डू क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। अब इतना तो बनता है यार, प्रीम का क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, आपको प्रोग्राम लिखना था इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री क्या होता है कि कितने एजेस जो है वो आ रहे हैं किसी वर्टेक्स में पर्टिकुलर, मतलब जैसे अगर ये देखो, ये हो गई इन डिग्री मतलब वन, और ये हो गई एक आउट डिग्री, मतलब कितने आ रहे हैं वो इन डिग्री, कितने जा रहे हैं वो आउट डिग्री, ठीक है। अब प्रोग्राम कैसे काम करता है, सबसे पहले आप ग्राफ को इनपुट करोगे, मतलब जो यूजर है वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस इनपुट करेगा, और देन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इनपुट करेगा। आप इन डिग्री और आउट डिग्री कैलकुलेट करोगे, मतलब कितने जो है एजेस आते हुए हैं वर्टेक्स के अंदर और कितने जाते हुए हैं। फिर आप ट्रेवर्स करोगे एडजेंसी मैट्रिक्स को, दैट इज एडजेंसी ऑफ आई जे इक्वल्स टू वन। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब आपकी वैल्यू जैसी वन हो जाएगी, आप क्या करोगे, दोनों आउट डिग्री और इन डिग्री को इंक्रीज कर दोगे। ये क्या है, मेन ये लॉजिक है। और फिर आप इस रिजल्ट को प्रिंट कर दोगे। लेट्स से आपके पास चार वर्टाइसेस हैं, आपके पास 0 1 2 3, और आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखती है। तो मतलब अगर आप वर्टेक्स जीरो पे फोकस करो, तो वर्टेक्स जीरो के पास आउटगोइंग एजेस कितनी है, आउट वर्टेक्स जो जीरो है उस पर वन और टू पर आउटगोइंग एजेस है ना, वैल्यू क्या है, वन है। मतलब जो वर्टेक्स जीरो है उसकी आउटगोइंग एजेस कहाँ पर है, वन और टू पर है। आउटगोइंग को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकमिंग को हम जीरो से। इसी तरह से वर्टेक्स वन के लिए आउटगोइंग एजेस कहाँ पर है, टू पर है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये पूरा प्रोग्राम है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया है इन डिग्री आउट डिग्री। इस कंडीशन को याद रखिएगा कि जब भी एडजेसेंसी ऑफ आई जे वन रहेगा, आपको इन डिग्री और आउट डिग्री को इंक्रीमेंट करना है। ये मेन कंडीशन है, ये आपका मेन फंक्शन है। और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है, सारे क्वेश्चन ढंग से समझाए गए हैं। और नहीं तो आपको लॉजिक तो हर क्वेश्चन का बताया ही गया है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप नीचे गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, बट ध्यान रखना एनी स्पेशल क्वेरी वाले जगह पर आप मेंशन जरूर कर देना कि आपको पीडीएफ जो चाहिए वो इस पेपर सॉल्यूशन की चाहिए। और क्योंकि आपके पास 3 सैंपल पेपर लेने का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको तीनों सैंपल पेपर जो हमने डिज़ाइन किए हैं आपके पेपर्स के एनालिसिस करके और आपकी बढ़िया तैयारी कराने के लिए, तो अगर आपको वो चाहिए तो एनी अदर क्वेरी में आप लिख देना कि आपको तीनों सैंपल पेपर चाहिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको सोल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे लिख दोगे एनी अदर क्वेरी में कि आपको सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही और भी बेहतरीन कंटेंट आता रहेगा, आता जाएगा, आपकी सारी तैयारी हम कराने ही वाले हैं। तो आपको लेपिक पे बने रहना है। तब तक के लिए सी यू, और अपना